Now we are going to discuss about molecular mechanisms of apoptosis. Apoptosis occurs by two mechanisms. One is intrinsic mechanism and the other is extrinsic mechanism, and they both finally converge on a common pathway. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को. एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इन्वॉल्व्स रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड इंटरेक्शन. सबसे पहले हम कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर्स से. तो जो हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं डेथ रिसेप्टर्स. ये तमाम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम कहते हैं डेथ रिसेप्टर्स. और ये बाइंड करते हैं फिर कुछ लाइगेंड्स के साथ. उन लाइगेंड्स को हम कहते हैं डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डेथ रिसेप्टर है और ये फिर बाइंड किसके साथ कर रहा है, ये बाइंड करते हैं डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस के साथ. कोई अगर हम एक एग्जांपल ले लें डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस की, तो वो हमारे पास है फैस लाइगेंड. एफएस लाइगेंड, फैस लाइगेंड, ये हमारे पास एक एग्जांपल है डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस की. तो जो फैस लाइगेंड के साथ डेथ रिसेप्टर बाइंड करता है वो होता है हमारे पास फैस मॉलिक्यूल. ये हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं. जनरली दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज डेथ रिसेप्टर्स, और जो इनके साथ लाइगेंड्स आकर बाइंड करते हैं दीज आर नोन एज डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस. जब कभी कोई डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो डेथ रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है, देन उससे नेक्स्ट क्या चेंज आती है कि उस मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं उस एरिया पर जहाँ पर डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस आके बाइंड किया है. लेट्स सपोज अगर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर है, तो ये इधर माइग्रेट करेगा और ये इधर माइग्रेट करेगा उस एरिया की तरफ जहाँ पर डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस ने डेथ रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड किया है. तो अब होगा क्या कि ये वाला इधर माइग्रेट करेगा और ये वाला इधर माइग्रेट करेगा, तो फिर ये उसके साथ आ जाएंगे. क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब एक डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो दूसरे डेथ रिसेप्टर्स उस तरफ मूव करते हैं? उसकी वजह ये है कि ये जो डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, लिंकेज बनाते हैं. लेट्स सपोज ये लिंकेज और ये लिंकेज, तो वो लिंकेज बनाते हैं और फिर एक क्लस्टर ऑफ डेथ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं. जब डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस डेथ रिसेप्टर्स पर आकर बाइंड कर गया और ये डेथ रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए. अब होता क्या है कि इनका जो ये कंपोनेंट है, ये वाला, ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन. ये सारे का सारा डेथ रिसेप्टर है. जो उसका ये वाला कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन. तो जब कभी डेथ रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो इंट्रासेलुलर जो डेथ डोमेन्स हैं ये कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं. लेट्स सपोज वो प्रोटीन्स कौन सी हो गई, ये प्रोटीन्स होती हैं अडाप्टर प्रोटीन्स. जब कभी डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन अडाप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है और अडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देती है. तो जब अडाप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं फिर उनकी भी एक डेथ डोमेन होती है. ये वाली, ये अडाप्टर प्रोटीन्स की डेथ डोमेन है. जब अडाप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएं तो उनकी डेथ डोमेन एक और एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करती है और उसको एक्टिवेट कर देती है. लेट्स सपोज वो एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ये एक पेप्टाइड है जो उसको कवर करके रखती है और इनहिबिटेड स्टेट में होता है. जब कभी ये इंट्रासेलुलर सेल डोमेन ने डेथ डोमेन ने अडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया तो अडाप्टर प्रोटीन्स की डेथ डोमेन इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है. अब इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जब इनहिबिटेड फॉर्म में होता है तो इसको हम कहते हैं प्रो एंजाइम.
जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है तो फिर इसका खाली एंजाइम कहते हैं, वैसे इसको प्रो एंजाइम कहते हैं। अब ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये इसके साथ इंटरेक्ट किया तो ये जो पेप्टाइड उसको कवर करके रख रही थी और इनहिबिटेड स्टेट में रख रही थी, ये उस पेप्टाइड को रिमूव कर देता है। तो अब ये एंजाइम जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया है। अब ये एंजाइम करता क्या है, लेट्स सपोज ये एक पेप्टाइड है, उस पर ये अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। लेट्स सपोज ये वाला अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, ये वाला अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, और ये वाला अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, सो ऑन एस्पार्टेट। और ये जो हमारे पास एंजाइम है इसके ये यहाँ पर लगे होते हैं हमारे पास सिस्टीन, क्या लगे होते हैं, सिस्टीन। तो जब कभी ये एक्टिवेट होता है तो ये पेप्टाइड चेन्स की क्लीवेज कराता है, लेकिन ये पेप्टाइड चेन्स की क्लीवेज सिर्फ उस पॉइंट पे कराता है जहाँ पर एस्पार्टेट अमाइनो एसिड लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये इसको हम नाम क्या देते हैं, इसमें सिस्टीन है और एस्पार्टेट को ये प्रोटियोलाइसिस करवा रहा है प्रोटीन्स की एस्पार्टेट के लेवल पर, सो इसको हम नाम देते हैं सिस्टीन स्पेसिफिक, सिस्टीन कंटेनिंग, सो इट इज अ सिस्टीन कंटेनिंग एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम या प्रोटीएज, सिस्टीन कंटेनिंग एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, या इसको हम जनरली नाम देते हैं CASPASE, कैस्पेज, C for cysteine, C for cysteine, ASP for aspartate, and AS means it is an enzyme, proteolytic enzyme. So इस एंजाइम को नाम क्या देते हैं, कैस्पेज। तो जब ये कैस्पेज इनहिबिटेड फॉर्म में था, तो मैंने कहा था कि जब इनहिबिटेड फॉर्म में होता है तो इसको हम प्रो एंजाइम कहते हैं। तो वो तो हम जनरली एंजाइम यूज़ कर रहे थे, अब हम कैस्पेज यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक नाम, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये क्या होगा, प्रो कैस्पेज। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये क्या हो गया, प्रो कैस्पेज, और जब एक्टिवेट हो गया तो ये कैस्पेज हो गया, और फिर कैस्पेज ने ये करवानी है। तो हम अपनी स्टोरी को आगे लेके चलते हैं कि जब डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंस ने डेथ रिसेप्टर पर बाइंड किया तो इंट्रासेलुलर जो डेथ डोमेन है उसने अडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया। अडाप्टर प्रोटीन्स जो है उसकी जो फिर डेथ डोमेन है, उस डेथ डोमेन ने ये पेप्टाइड रिमूव की, तो जो प्रो कैस्पेज था वो अब कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, कैस्पेज के अंदर। अब इस पर कोई पेप्टाइड नहीं लगी हुई, ये उसके साथ इंटरेक्ट करके वो पेप्टाइड रिमूव कर देती है और ये प्रो कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इट इज़ नो मोर प्रो कैस्पेज, इट इज़ कैस्पेज। तो ये कैस्पेज आ गया। अब वंस जब एक कैस्पेज एक्टिवेट होता है तो फिर ये दूसरे कैस्पेज के साथ इंटरेक्ट करके उनको भी एक्टिवेट करता है। लेट्स सपोज ये एक कैस्पेज एक्टिवेट हुआ तो ये दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करता है और उसको भी एक्टिवेट कर देता है। सो जो ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस एक्टिवेट होता है इनिशियली उसको हम कहते हैं इनिशिएशन कैस्पेजेस। उसको हम क्या नाम देते हैं, इनिशिएशन कैस्पेजेस। ये वाले कौन से हैं, ये एपोप्टोसिस को इनिशिएट कर रहे हैं कैस्पेजेस, सो इनको हम नाम क्या देते हैं, इनिशिएशन कैस्पेजेस। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इनिशिएशन कैस्पेज इन्वॉल्व होते हैं उनको हम नाम देते हैं इनिशिएशन कैस्पेज 8। सो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे। डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस डेथ रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, वो अडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से वो प्रो कैस्पेज को कन्वर्ट कराते हैं कैस्पेज में। कैस्पेज का जो इनिशियल ग्रुप एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन कैस्पेजेस। वंस इनिशिएशन कैस्पेजेस आर एक्टिवेटेड तो वो एक और ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस को एक्टिवेट करते हैं। लेट्स सपोज ये डेथ डोमेन ने कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया, तो जो कैस्पेजेस एक्टिवेट हुए तो उनको हम नाम दिया इनिशिएशन कैस्पेजेस। इनिशिएशन कैस्पेजेस जो हैं फिर एक और ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस को एक्टिवेट करते हैं। ये एक उसके ऊपर पेप्टाइड था तो ये कैस्पेजेस ने वो पेप्टाइड रिमूव किया और एक सेकंड ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस एक्टिवेट हुआ जिसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस। एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस। और कौन से होते हैं, 3, 6, 7। क्लियर।
यहाँ तक समझ आ गया कि जब डेथ डोमेन ने, अडाप्टर प्रोटीन्स की डेथ डोमेन ने कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया, तो वो कैस्पेजेस थे इनिशिएशन कैस्पेजेस, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में इनिशिएशन कैस्पेज कौन सा है, 8। वंस इनिशिएशन कैस्पेजेस आर एक्टिवेटेड, तो दे एक्टिवेट अ सेकंड ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस विच आर नोन एज एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस। अब ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, दे क्लीव द साइटोस्केलेटन ऑफ साइटोसोल। साइटोस्केलेटन ऑफ साइटोसोल। साइटोस्केलेटन क्या होता है, बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं जो स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती हैं सेल को। देन हमारे पास स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स। तो ये जो हमारे पास एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस एक्टिवेट हुए हैं, ये उन साइटोस्केलेटन को भी उनकी क्लीवेज कराते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस जो हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी क्लीवेज कराते हैं और उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक ये और काम करते हैं कि ये डीएनएजेस एंजाइम होते हैं, डीएनएजेस, उन डीएनएजेस को एक्टिवेट करते हैं। वंस डीएनएजेस आर एक्टिवेटेड, तो फिर वो डीएनएजेस क्या करते हैं, लेट्स सपोज जो हमारे पास डीएनए है, इट इज़ रैप्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 प्रोटीन्स, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। लेट्स सपोज ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये है और ये है। इसके अराउंड होता क्या है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो एक रैप होता है, ऐसे ऐसे रैप होता है, और इस स्ट्रक्चर पूरे को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। कि एक हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जब जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए रैप हो तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये एक न्यूक्लियोसोम और ये एक न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम के दरमियान वाला एरिया जहाँ पर वो रैप नहीं है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियोसोमल एरिया। तो जो डीएनएजेज हैं ये क्या करते हैं, ये कि जेनेटिक मटेरियल की क्लीवेज कराते हैं एट दिस पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज। तो इस ये डीएनए क्या कर रहे हैं, दिस डीएनएजेज हैव इंटर न्यूक्लियोसोमल डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो जब एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस एक्टिवेट हुए तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि साइटोसोल का साइटोस्केलेटन क्लीवेज हुई, उसकी स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस हुई, और डीएनएजेस एक्टिवेट हुए जिसके नतीजे में इंटर न्यूक्लियोसोमल डाइजेस्टिव एक्टिविटी हुई। तो एज अ रिजल्ट फिर हुआ क्या, तो इन सब प्रोसेसेस के नतीजे में जो हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। जैसा कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के डिफरेंसेस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एपोप्टोसिस में जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सो इस मैकेनिज्म के थ्रू सारे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गए। देन होता गया कि सेल मेम्ब्रेन में चेंज आती है, स्लाइड चेंज। नेक्रोसिस में हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा चेंज आती है, जबकि एपोप्टोसिस में बहुत स्लाइड चेंज आती है, एंड इट इज़ बर्ड ऑफ लाइक दिस। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये उन फ्रेगमेंट्स इन सैक्स के अंदर पैक होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स इन सैक्स के अंदर पैक हो गए और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास छोटे छोटे सैक्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। लाइक जब ये बर्ड होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह एक सेल से काफ़ी सारे छोटे छोटे सैक्स बनते हैं जिनके अंदर सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सैक्स को हम नाम देते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। सो यहाँ तक एक क्विक रिव्यू, उसके बाद हम अपनी स्टोरी आगे लेके चलते हैं कि डेथ इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस जब डेथ रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं तो उनकी इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन अडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर दिया। जब अडाप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो उनकी जो सेलुलर डोमेन है, डेथ डोमेन, वो प्रो कैस्पेजेस को एक्टिवेट करती है, उनको कन्वर्ट करा देती है कैस्पेजेस में। ये जो इनिशियल ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस एक्टिवेट हुआ है इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कैस्पेजेस। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में इनिशिएशन कैस्पेज होता है 8। Once initiation caspases are activated, they activate executional caspases, और जब executional caspases activate होते हैं तो they cleave the cytoskeleton of cytosol, scaffolding proteins of nucleus and activates DNases. DNases cause internucleosomal proteolysis and as a result constituents of the cell they are
converted into smaller fragments which are packaged into small sacs which are derived from the membrane, and as a result when they separate, these small sacs containing the fragments of cell constituents, these are called as apoptotic bodies. अब once apoptotic bodies बन गई उसके बाद क्या होता है, एक बार एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई, लेट्स सपोज एक ये एपोप्टोटिक बॉडी है, एक ये है, एक ये है, तो हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि नाउ दे आर फेगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस। सो किस तरह, हमने कहा था कि जो एपोप्टोसिस है इसकी मेम्ब्रेन में स्लाइड चेंज आती है, ज़्यादा चेंज नहीं आती, स्लाइड चेंज आती है। उन स्लाइड चेंज क्या होती है कि इस पे जो लिपिड हैं वो पैथोलॉजिकली ओरिएंटेड होते हैं। नॉर्मली लिपिड ऐसे ओरिएंटेड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे, लेकिन इसके अंदर ऑपोजिट हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट बाहर। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, ऐसे स्लाइड सी चेंज आती है एपोप्टोटिक बॉडीज में, स्लाइड सी चेंज आती है, तो इसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को, उनको इनगल्फ करते हैं और उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जब एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं और इनके अंदर फ्रेगमेंट्स हैं तो वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि उनकी मेम्ब्रेन पर आकर ऐसे प्लास्टर्ड होते हैं, विच आर प्लास्टर्ड ऑन इट्स मेम्ब्रेन। कुछ केमिकल्स ये अंदर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज़ करें जो कि इस एपोप्टोटिक बॉडीज़ की सरफेस पर आकर प्लास्टर्ड होते हैं। और जो हमारे पास मैक्रोफेज आया है, लाइक सपोज ये एक मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज की सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं इन केमिकल्स के लिए जो ये रिलीज हुए हैं। सही हो गया। पहली चीज़ क्या है कि लिपिड जो है वो पैथोलॉजिकली ओरिएंटेड हो गया जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस ने रिकॉग्नाइज किया। दूसरा, ये सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्लास्टर्ड होते हैं। इन केमिकल्स के लिए मैक्रोफेजेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो मैक्रोफेज इस एपोप्टोटिक बॉडी के साथ बाइंड करता है। तीसरा, जो हमारे पास मैक्रोफेज आया है ये खुद कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि इनकी मेम्ब्रेन्स पर बाइंड करते हैं। इन तीनों रीजंस की वजह से जो मैक्रोफेज है ये एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करता है और उसकी फेगोसाइटोसिस होती है। ये तमाम की तमाम जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं ये फेगोसाइटाइज हो जाती हैं, कोई सेल रप्चर नहीं होता, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता और एक सेल चुपके से ख़त्म हो गया या कुछ क्लस्टर ऑफ सेल पता भी नहीं चला। तो क्या चीज़ आई, लिपिड पैथोलॉजिकली ओरिएंटेड, ये कुछ केमिकल रिलीज हुए। इन केमिकल का नाम क्या है जो ये एपोप्टोटिक बॉडीज रिलीज कर रही हैं अपनी मेम्ब्रेन पर, इनको कहते हैं ऑप्सोनिन्स। और इनके लिए रिसेप्टर होते हैं मैक्रोफेज पे। मैक्रोफेज कुछ केमिकल रिलीज करता है, इन सब रीजंस की वजह से वो उसको इनगल्फ करता है और उसकी फेगोसाइटोसिस करा देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस।